Hello students, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, और इस सीरीज में अब तक हमने 14 सेट्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं और ये है हमारा 15th सेट। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कई सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं स्टेट पीसीएस के, जैसे कि वेस्ट बंगाल का भी आ चुका है, एमपी आपका ऑलरेडी चल रहा है, आई थिंक क्लोज हो चुका है इसका, और हरियाणा पीसीएस का भी आपका फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, उत्तर प्रदेश आने वाला है। तो ये कई सारे आपके स्टेट पीसीएस के नोटिफिकेशंस हैं जिनके एग्जाम्स आपको मई के मंथ में 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डेट्स के अंदर ये एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेट 15 और बेसिकली कहा जाए तो पार्ट 15 का। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 25th स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का 25वां राज्य कौन सा है इनमें से? विच वॉज मेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाय द 12th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 12वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था एक, उसके तहत उसको पहले तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद ये बनता है आपका एक स्टेटहुड का इसको दर्जा मिलता है और वो बनता है 25वां राज्य भारत का। तो गिव अस द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेजेड स्टेट इन द ईयर 1987। तो ये फुल स्टेट का जो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो कौन सा राज्य को मिलता है? तो ये मिलता है आपका गोवा को। तो दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। गोवा को मिलता है 25वें राज्य का दर्जा, जो कि 12वें अमेंडमेंट के तहत आपका यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक है, फुल स्टेटहुड कब मिलता है? 1987 के अंतर्गत। ठीक है, और गोवा को किसका रूल चल रहा था? यहाँ पर रूल चल रहा था पुर्तगीज का। ठीक है, पुर्तगाल से या पुर्तगीज से इसे आज़ाद कराया गया था 1961 में। 1961 में इसे आज़ाद करा के क्या बना गया था? यूटी। और तब से लेके 1987 तक ये यूटी रहा, उसके बाद फिर इसे स्टेटहुड का दर्जा मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बेसिकली ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो क्वेश्चन नंबर दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें असर्शन में लिखा गया है ज्वाइंट सेशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए ज्वाइंट सेशन की जब हम बात करते हैं तो ज्वाइंट सेशन आपका ये कॉल होता है फॉर द ऑर्डिनरी बिल ओनली, ऑर्डिनरी बिल्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का वो कॉल किया जाता है। और कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। और इस ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता है, प्रिसाइड कौन करते हैं? वो जो लोकसभा के स्पीकर होंगे। ठीक है, तो वो कौन क्या करते हैं? यहाँ पर उसकी अध्यक्षता करते हैं इस सेशन की। तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपका जो इंडिविजुअल जो लोकसभा है या राज्यसभा है वहाँ की आपको यहाँ पर बेसिकली जो इन दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए इंडिविजुअली। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सेशन से यहाँ पर काम चल जाएगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2-3 वाला जो सीन होता है, 2-3 प्लस मतलब जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले जो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होता है। नेक्स्ट है रीजनिंग। जो रीजन है इसका, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वही 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी हो गए हाउस के अंदर। ठीक है, तो ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन का। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो आर्टिकल है ज्वाइंट सेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट में JS। ज्वाइंट सेशन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 108। आर्टिकल 108 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट on the major feature of the unitary constitution in the Indian constitution।
देखिए यूनिटरी फीचर नहीं है, नहीं है ना, यूनिटरी फीचर नहीं है। अब देखिए यूनिटरी फीचर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलते हैं यूनिटरी फीचर में, जैसे कि देखिए भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है, किसको फॉलो करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और साथ ही साथ यूनिटरी इन स्पिरिट, बेसिकली जो उसकी आत्मा में स्पिरिट है, बेसिकली यूनिटरी इन स्पिरिट के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है, या उसके भावनाओं को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पूछा है नॉट द मेजर फीचर, मेजर फीचर नहीं है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के अंदर। तो यूनिटरी फीचर्स के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसके अंदर आती है सिंगल सिटीजनशिप, आती है गवर्नर की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, आता है आपका इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं ये सब इसके अंदर आते हैं, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उन सब के प्रोविजंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पावर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पावर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नया राज्य बनाना है तो उसके लिए जो पार्लियामेंट के पास अपने स्पेशल पावर्स हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलता है। दीज आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज द फीचर, इमरजेंसी प्रोविजन इज ऑल्सो द फीचर, ऑल इंडिया सर्विसेज इज ऑल्सो द फीचर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। In which of the following case the rule of law mentioned in the Article 14 of the Constitution was declared as the basic structure of the Constitution? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली कई सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट केस इससे संबंधित है, दैट इज द केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक वर्ड है, स्पेशली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर रूल ऑफ द लॉ जो मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 14 के अंदर, तो ये चीज किस केस से उभर कर आती है, तो इसके लिए जो केस रिस्पॉन्सिबल है किस केस के अंदर आता है, ये आता है आपका बेसिकली इन द मिनर्वा मिल केस, दैट इज मिनर्वा मिल और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली ये केस होता है 1980 के अंदर। तो इस केस के तहत जो है ये आपका रूल ऑफ लॉ मेंशन्ड होता है, एज अ डिक्लेयर किया जाता है एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस केस, मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर आपका जो भी एक्ट है ये 1935 का एक्ट है, किसमें से कौन सा मैच आपका नहीं करता है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, दैट इज एंड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हिस्सा नहीं है, दिस वाज द पार्ट ऑफ द 1935, ठीक है। एंड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है दिस वाज द पार्ट ऑफ 1935 नॉट द 1919। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे क्या है आपका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1935 में होता है, एंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इन 1909 के अंदर आता है आपका, वोटिंग राइट टू द वुमेन ये भी आपका 1919 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा गया है कि आपका दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर राइट्स, ठीक है, पहली चीज ये कही गई है बिल्कुल। देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ पर हैं, दीज आर अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 to 35 आपके इसके अंदर आते हैं। एंड इसको कहाँ से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आपको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जब नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर लगी होती है तो उस टाइम पर भी ये सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर राइट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। आगे आते हैं रीजन पर। तो रीजन में लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ गारंटीज एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन्ड है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कौन करेगा और उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा। देखिए इनकी गारंटी आपका संविधान देता है और प्रोटेक्शन का काम सुप्रीम कोर्ट करता है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को।
और सुप्रीम कोर्ट इनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से करता है इसके बारे में आपको रिट्स इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो ये रिट्स आपको 5-6 टाइप की रिट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है यहाँ पर असर्शन का। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation of the assertion. Option A is the correct answer. Bicameral system is not in which of the following country? देखिए bicameral system जो है इन किस देश में नहीं है। देखिए bicameral का मतलब होता है जनरली टू फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन आपको देखने को मिलेगी। टू फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन मतलब यहाँ आपको देखिए दुनिया के अंदर दो तरीके की लेजिस्लेशन देखने को मिलती है। एक होती है यूनिकैमरल और दूसरी होती है बाईकैमरल। ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर बाईकैमरल है, इंडिया के अंदर क्या है बाईकैमरल लेजिस्लेशन है। या फिर इंडिया के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर या यूएसए के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर दो टाइप के लेजिस्लेशन देखने को मिलते हैं। बाईकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज द लोअर हाउस कह लीजिए, या लोकसभा या फिर राज्यसभा या अपर हाउस, इस तरीके के दो सदन आपको बेसिकली, बाईकैमरल का मतलब होता है सदन, तो दो सदन आपको देखने को यहाँ मिलते हैं और इस तरीके के सिस्टम को बाईकैमरल कहा जाता है। बट जैसे कंट्री है आपकी चाइना, नेपाल, तो ये कंट्री जैसे हैं तो इनके अंदर एक ही हाउस है, दिस इज ओनली वन लेजिस्लेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ लोकसभा होगी या फिर राज्यसभा होगी, मतलब जो भी हाउस है बेसिकली दो सदन आपको देखने को मिलेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ इकलौता सदन मिलेगा, उसे कहा जाता है यूनिकैमरल सिस्टम। तो देखिए अमेरिका के अंदर बाईकैमरल है, इंडिया के अंदर बाईकैमरल है, ब्रिटेन के अंदर बाईकैमरल है, चाइना के अंदर क्या है यूनिकैमरल। नॉट पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए इसके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर दो आर्टिकल आते हैं, एक आर्टिकल आता है 23 और दूसरा आर्टिकल आता है 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बेसिकली ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ, बेसिकली प्रोहिबिशन करना है किसको? प्रोहिबिट करना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को इन द फैक्ट्रीज के अंदर। जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं ले जाना है, उनको उनसे काम नहीं कराना है, उसके लिए प्रोहिबिशन के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 24। सिंपली आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 24 विद रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट करना है इन द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज के अंदर। आर्टिकल 23 कहता है कि आप जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, अनफोर्स लेबर नहीं करवा सकते, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अब आते हैं यहाँ पर करेक्ट चूज करना है आपको ऑप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन फोर्स लेबर, तो ये तो ऑप्शन आ ही रहा है, आर्टिकल 23 के बारे में बात कर रहा है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, देखिए अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल जो है दैट इज द आर्टिकल नंबर 17, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है आपका। ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आपका आर्टिकल नहीं है, दिस वाज आल्सो अराउंड। एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड द माइंस, अभी हमने बात करी आर्टिकल 24 के तहत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो देखिए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें यहाँ पर अगर जो, तो यूनिटरी सिस्टम, देखिए दो टाइप के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूनिटरी सिस्टम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलेगा, फ्रांस के अंदर, चाइना के अंदर आपको देखने को मिलता है। बट वहीं अगर जो हम बात करें कि फेडरल सिस्टम के बारे में, तो फेडरल सिस्टम आपको इंडिया के अंदर मिलेगा, कनाडा के अंदर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के अंदर मिलेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। तो इन कंट्रीज के अंदर आपको फेडरल सिस्टम मिलता है, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम मिलता है। तो डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम। सो देखिए फेडरल आपको यहाँ मिल रहा है, कनाडा में मिल रहा है, यूएसए में मिल रहा है, दैट इज यूके में नहीं मिल रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अब बाइकैमरल सिस्टम, बाइकैमरल हमने बात करी थी जिसके अंदर दो सदन होंगे, लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा आपका, ठीक है, लोअर हाउस या अपर हाउस या लोकसभा एंड राज्यसभा जिसे आप कह रहे हैं, तो अपर हाउस, ठीक है। तो बाइकैमरल सिस्टम इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द फेडरल स्टेट, पहली चीज यहाँ पर ये कही गई है, ठीक है। और यहाँ पर हम और बात करें कि दे कोरबरेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए रीजन और असर्शन दोनों सही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गवर्नर एक्सरसाइजेज हिज पावर ऑफ पार्डन अंडर आर्टिकल, देखिए गवर्नर जो है अपना क्षमा करने का जो उसके पास एक अधिकार है, विशेष अधिकार है, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो दिस विल कम अंडर द आर्टिकल नंबर 161। Pardoning power of the governor will be written in the article 161 of the Indian Constitution. Under which of the following article Parliament has been taken the power to make the law regarding citizenship? पार्लियामेंट के पास किस आर्टिकल के तहत ये अधिकार है कि वो लॉ बना सकती है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप? तो यहाँ पर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो बेसिकली पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आपके अमेंडमेंट्स हैं या लॉज हैं बेसिकली उनको बना सकती है। और भारत के अंदर एकल नागरिकता है, बेसिकली हम भारत के अंदर बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। और यूएस के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आपको यूएस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर इंक्लूडेड इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? देखिए इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 के तहत आती है? अब देखिए आर्टिकल 21 जो है वो आपके बारे बात करता है प्रोविजन, ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मतलब आर्टिकल 21 की बात करें तो ये सिंपली यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। मतलब ये जो आर्टिकल 21 है दिस इज अ फंडामेंटल राइट, और ये आपका जो भारत के नागरिक हैं उनको भी अधिकार मिलेगा, और जो एनआरआईज हैं, नॉन सिटीजन्स हैं, उनके पास भी ये अधिकार है। इसके अंदर मेंशन्ड है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब लॉ के अनुसार जो है वो आपके जो लॉ के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसके तहत जो है आपकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को यहाँ पर नहीं छीना जा सकता, उसको कैंसल आउट या रूल्ड ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। इफ द स्टेट मेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले इन द प्रोक्यूशन द ऑफ एन अक्यूज्ड, दिस इज ऑल्सो अ इंक्लूडेड, तो ये आपका करेक्ट है। अ सर्टिफिकेट lunatic is sentenced to be in prison, ये भी करेक्ट है। if the passport of a citizen is confiscated indefinitely, this is also a part of the personal liberty। so यहाँ पर तीनों पार्ट आपके करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 के अंदर जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है उसके बारे में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू विच, किसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो ये आपका इसमें भी लिखा गया है। और इसके अंदर जो है मिनिस्टर शेल, जितने भी जो भी बेसिकली यहाँ पर हम बात करें कि मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सही है आपका ये, ठीक है भाई। मिनिस्टर जो है, जो भी कोई भी मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो तब तक ऑफिस में है, अपनी पोस्ट पर हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। प्रेसिडेंट कह दें कि भाई आपको अपना पद त्यागना है या आपको हम बर्खास्त करते हैं, तो भाई वो उनका सीट चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर होता है ये।
President can remove any minister from the office even when the council of minister has a vote of confidence in the Lok Sabha. अब देखिए, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते हैं, मतलब किसी भी मिनिस्टर को उससे पद से हटा सकते हैं जब लो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस के लिए जो एक होता है ना कि वोटिंग चल रही है, वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली है, उससे पहले भी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendment is related to the reservation of scheduled caste and scheduled tribe? ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो रिजर्वेशन है उसके बारे में कौन सा अमेंडमेंट बात करता है इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? जो MLA बेसिकली जो विधानसभा है और जो आपकी लोकसभा है इनमें, तो इसके संबंधित जो आपका अमेंडमेंट होता है, सो दैट विल बी दी 79th अमेंडमेंट हुआ है आपका। ठीक है, 79th अमेंडमेंट एक्ट ये आता है, कब आया था? 1999 को आया था। ठीक है, 1999 में आया था, जो कि रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके बारे में बात करता है द लोकसभा और स्टेट के जो असेंबलीज हैं उसके अंदर। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि हिल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? असम का पूरा एरिया है। ठीक है, और इसको इंक्लूड किया गया है असम को इन 6th शेड्यूल के अंदर, और उसकी जो अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर रीजन की, वो किसके हाथों में रहती है? वो रहती है गवर्नर के हाथों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया is for the citizen of Indian origin of all countries except which of the following countries? तो यहाँ पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी किन कंट्रीज की। तो ये बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2005 के अंदर आता है, जिट विल कम इन द 2005। ठीक है, और इसके तहत जो है आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रहती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Bonded Labor Act 1976 was passed by the Parliament to implement which of the following article mentioned in the Constitution? तो ये जो बॉन्डेड लेबर एक्ट या अबॉलिशन एक्ट 1976 आया था, ये किस आर्टिकल के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, किसके बारे में बात करता है? तो यहाँ पर हम बात करें तो दिस विल टॉक्स अबाउट द आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, फोर्स्ड लेबर वाले जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वाला जो हिस्सा आता है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा था? 23। दिस विल द प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स्ड लेबर को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रीडम इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 के अंदर किस टाइप की फ्रीडम नहीं मेंशन्ड है? देखिए, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 25 टू 20 सॉरी आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये आपकी बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल बात करते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, और इसके अंतर्गत बात करी गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की। ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात कही गई है एंड बात कही गई है। और ठीक है, प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करनी, और यहाँ पर जो प्रोपगेट कर सकते हैं आप अपने रिलीजन को, इसकी फ्रीडम है। फ्रीडम टू फोर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, ये चीज़ आपकी मेंशन नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेसिकली जिसे कहा जाता है धर्मांतरण करवाना या वन रिलीजन से एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करवाना, तो वो चीज़ फोर्सली नहीं लिखी गई है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन in the admission in a private institution was included under the article 15(5) by which amendment? तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था? दिस वाज द 93rd अमेंडमेंट एक्ट। 93rd अमेंडमेंट एक्ट आपका इसके लिए होता है जिसके तहत जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एडमिशन इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी गई है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो नॉट करेक्टली मैच के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि देखिए ये आर्टिकल्स हैं और ये कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पर स्पेशली बात करी गई है
आर्टिकल 371 के बारे में, ठीक है, 371 टू 371 टू जे, ठीक है, 70 टू 71 जे तक बात करी गई है, जिसके अंदर संविधान कई सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसके लिए अगर जो हम बात करें तो 370, देखिए ये जो 370 आर्टिकल है ये आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात को स्पेशल प्रोविजंस देता है। नागालैंड के लिए आता है 371A, ये आपका आता है नागालैंड के लिए, नागालैंड। और 371 या नागालैंड के बाद आता है सी, ठीक है, तो सी आपका आता है किसके लिए, मणिपुर के लिए, मणिपुर। 371 आता है देन फॉर दिस डी, ठीक है, ये आपका आता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना पहले एक ही हुआ करता था, तो बेसिकली इन दोनों स्टेट्स को ये कवर अप करता है। गोवा के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो 371 आई के अंदर मेंशन्ड है। कर्नाटका का जो है हिसाब किताब वो लिखा गया है 371 जे के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओके कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो कर्नाटका के लिए जे हो गया, ये तो करेक्ट है आपका। आंध्रा एंड तेलंगाना के लिए डी है, और एच के लिए बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के लिए एच है आपका, ठीक है। तो ई सिक्किम के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है, ई इज नॉट रिलेटेड विद द सिक्किम, ठीक है। और ये जो 371 ई है ये सिक्किम के लिए नहीं है, तो ये आपका किस चीज़ के लिए, ये है आपका कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि पार्लियामेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बना सकती है, आंध्रा के अंदर, ठीक है। डी किसका था, आंध्रा और तेलंगाना, तो मतलब ई जो है इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकती है पार्लियामेंट थ्रू दिस आर्टिकल 371 ई। तो यहाँ पर ई वाला गलत है, इनकरेक्ट मैच्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, आर्टिकल 1। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन ऑल इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, दिस सेंटेंस फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। सो दिस, ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपको देखने को मिलता है इन द बेसिकली, ओके यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा